विश्लेषण की शुरुआत हम चंद्रयान-3 मिशन से करेंगे, जिसने भारत के 140 करोड़ लोगों को एक नई उम्मीद देने के साथ-साथ देशभक्ति के भाव से भर दिया है। पिछले 15 वर्षों में यह भारत का तीसरा और पिछले 4 वर्षों में भारत का दूसरा चंद्रयान मिशन है, जो अपनी लॉन्चिंग के दौरान पूरी तरह सफल रहा। आज दोपहर 2:35 पर जब आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया, तो उस समय पूरी दुनिया की नजर हम पर थी, यानी भारत पर थी, इसरो पर थी और भारत की नजर चंद्रमा पर थी। इसरो की पहली अग्नि परीक्षा थी लॉन्चिंग के बाद रॉकेट के जरिए चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करना, और इस काम में इसरो को सिर्फ 16 मिनट का समय लगा। लॉन्चिंग के 16वें मिनट में चंद्रयान-3 अपने लॉन्च व्हीकल से अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया, और अब ये इस समय जब मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं, तो ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये चक्कर पहले छोटे होंगे और बाद में ये बड़े होते चले जाएंगे, और इस तरह पूरे 1 महीने के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद 23 अगस्त को इस अंतरिक्ष यान का लैंडर साउथ पोल में चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। और अगर यह लैंडिंग सॉफ्ट रही और यह मिशन कामयाब हो गया, तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का सिर्फ चौथा और चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कराने वाला पूरी दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और यह सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की भूमिका को हमेशा के लिए बदल देगी, और इसरो इस मामले में नासा को भी पीछे छोड़ देगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का की गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. तो आज ये जो तस्वीरें हैं, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने इन्हें टीवी पर देखा या अपने मोबाइल फोन पर देखा, लेकिन इन तस्वीरों ने पूरे देश को आज एकता में पिरोकर रख दिया है, पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग कर रख दिया है। और आज हमारे देश के करोड़ों लोग तालियां बजा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे जब यह प्रक्षेपण शुरू हुआ। चंद्रयान-3 का लक्ष्य है चंद्रमा की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करना और आइस मॉलिक्यूल्स के बारे में साक्ष्य जुटाकर यह समझना कि क्या भविष्य में चंद्रमा की सतह से दूसरे ग्रहों का अध्ययन भी किया जा सकता है या नहीं। यह पूरा मिशन लगभग 2 महीने तक चलेगा, जिसमें 23 अगस्त की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। और यह एक ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष में भारत की तरक्की में 4 चांद लगा सकता है। फ्रांस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने भी चंद्रयान-3 मिशन के लॉन्च होने को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय बताया है, और इस उपलब्धि के लिए हमारे वैज्ञानिकों के समर्पण को याद किया है। लेकिन आज मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आप हमारे इन असली नायकों को जानते हैं? क्या आपका इनसे परिचय है? हमारे देश में जब कोई नेता अपने इलाके में छोटी सी सड़क भी बनवाता है, कोई छोटा सा हैंडपंप भी लगवाता है, तो सड़क पर नेता के नाम का एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि यह सड़क किस नेता ने बनवाई है, यह पुल किस नेता ने बनवाया है। इस बात को याद भी रखते हैं। लेकिन आज अगर करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो शायद आप इनके नाम बता नहीं पाए।
का नाम कोई याद नहीं रखता। आपको चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के नाम शायद पता है, क्योंकि इनके नाम हर कोई आपको बता रहा है। लेकिन इस लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए जिस टीम ने दिन रात परिश्रम किया है, उसके बारे में शायद आज भी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आज हम आपका परिचय इस टीम से जरूर कराना चाहते हैं और चाहेंगे कि आप इस टीम से सीधे तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये वो टीम है जो ना अपनी ज्यादा फोटो खिंचवाती है, ना अपना प्रचार करती है, ना कोई एजेंसी इनके प्रचार के लिए रखी गई है, ना अखबारों में इनकी तस्वीरें छपती हैं और ना ही टीवी और अखबारों में इनके इंटरव्यूज आते हैं। परिश्रम किया है, इनके परिवारों ने भी बहुत परिश्रम किया है, इनके परिवारों ने भी बहुत त्याग किया है। लेकिन अभी इन नायकों के बारे में हमारे देश के लोग जानते नहीं हैं। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप इन नामों को याद रखें। आप चाहें तो हमारा यह विश्लेषण अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को भेज सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आज हम आपसे ये जरूर चाहेंगे कि आज के दिन जब आप प्रक्षेपण की ये तस्वीरें देखें तो उसके बाद हमारे इन वैज्ञानिकों की टीम को सलाम जरूर करें। जब हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतती है, क्रिकेट की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, हॉकी की टीम ओलंपिक में कोई बड़ा मैच जीतती है, या फिर ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ी कोई गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो आप कितनी तालियां बजाते हैं। उनके बारे में सब चीजें जानते हैं, उनकी तस्वीरें देखते हैं, उनके नाम छपते हैं। ये अगर मिशन पूरा हो गया तो आप समझ लीजिए ये वर्ल्ड कप जीतने से भी कहीं ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. आज आपको दिन का एक किस्सा बताता हूं। जब यह प्रक्षेपण हो रहा था आज दोपहर को, तो हमारे देश के करोड़ों लोग इसे लाइव देख रहे थे। जहां जहां भी जिसके लिए संभव था लोग इसे लाइव देख रहे थे। जिसके पास टीवी था टीवी पर देख रहे थे, अपने मोबाइल फोन पर देख रहे थे, जिसके पास और कोई गैजेट था वहां देख रहे थे। और लोग इसे ऐसे देख रहे थे जैसे भारत और पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो। इतने ज्यादा संख्या में लोग देख रहे थे। और यह मैच कई घंटे का नहीं था, कुछ मिनट या कुछ सेकंड का था। और जैसे ही यह लॉन्च हुआ, हमारे देश में करोड़ों लोगों ने अपने आप ही तालियां बजाना शुरू कर दिया। कितने सारे लोगों ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो आज एक बड़ी बात जो आज देखने को मिली वो ये है कि इस लॉन्च ने, चंद्रयान 3 ने हमारे देश को एकता के एक नए सूत्र में पिरो दिया। आज हमारा देश एक था, चाहे आप किसी भी राज्य में हैं, किसी भी शहर में हैं, आपकी जाति कोई भी है, वर्ग कोई भी है, धर्म कोई भी है, सब लोग इस लॉन्च को देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। एक और बड़ी बात यह है, आज बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने भी, विपक्षी पार्टियों ने भी ट्वीट किए, संदेश लिखे और इसरो को अपनी शुभकामनाएं दी। यह भी एक बहुत अच्छी बात है और यह भारत के 140 करोड़ लोगों की उपलब्धि है। अब आप एक और नया बदलाव देखिए। इसरो की इस कामयाबी पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी खुशी जताते हुए भारत को बधाई दी है और कहा है कि भारत इस मिशन में सफल हो गया तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। कहते हैं जब दुश्मन भी आपकी तारीफ करने लगे तो समझ जाइए कि वो आपकी बढ़ती ताकत को समझने लगा है और दुश्मन की जो तारीफ होती है वो बड़ी स्पेशल होती है। और इसलिए अगर आज चीन ने ये तारीफ की है तो ये तारीफ भी हमें बहुत स्पेशल आज लग रही है। हो सकता है चीन को अंदर से तो डर लग रहा होगा, लेकिन बाहर से चीन ने भी
तारीफ की है, कम से कम उनका मीडिया जरूर तारीफ कर रहा है। सरकार ने तो नहीं की है, लेकिन मीडिया उनका जरूर आज भारत और भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ कर रहा है। देखिए, ये ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, जिसमें आप पढ़ भी पाएंगे। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस, इंडिया हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स लूनर मिशन चंद्रयान 3, और उसके बाद उन्होंने बधाई देते हुए ये ट्वीट किया है। देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आपको दिल्ली नहीं बल्कि दरिया दिल्ली नजर आएगी। दरिया दिल शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज आपको दरिया दिल्ली दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना नदी से लगे 35 से ज्यादा रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, और यह स्थिति भी तब है जब यमुना नदी का जलस्तर कल के मुकाबले आज कुछ कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। एक दिन पहले यह जलस्तर 208.65 मीटर था और आज ये 208.17 मीटर है। लेकिन यमुना अब भी इतनी क्रोधित है कि दिल्ली का लाल किला, रिंग रोड और आईटीओ के आसपास के इलाकों में कई फीट पानी भरा हुआ है, और आज बाढ़ का यह पानी दिल्ली के राजघाट तक भी पहुंच गया। राजघाट वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी की समाधि है, ये उनका समाधि स्थल है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि बाढ़ और सूखा ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो उनके मन और मस्तिष्क को बहुत विचलित करती हैं, और इसीलिए आजादी से पहले भारत में जब कभी भी कहीं भी बाढ़ आती थी तो महात्मा गांधी उस राज्य के बाढ़ पीड़ितों से जाकर जरूर मिलते थे, और कई बार उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी तरफ से भी आर्थिक सहायता दी। लेकिन आज महात्मा गांधी का अपना ही समाधि स्थल राजघाट बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, और ये तस्वीरें देखकर शायद महात्मा गांधी की आत्मा भी आज ये जरूर कह रही होगी, हे राम। पूरा राजघाट इस वक्त जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। जब सुबह के वक्त मैं यहाँ पर आया था तब मेरी कमर तक पानी था, और अब पानी का लेवल जो है वो मेरी गर्दन से भी ऊपर है। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो हो सकता है कि शायद मैं यहाँ पर डूब जाऊं। ये स्थिति जो है वो फिलहाल राजघाट की तस्वीरों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और कश्मीरी गेट रिंग रोड से ये पानी लगातार आईटीओ और इन हिस्सों के अंदर जो है वो बढ़ रहा है, जो कि आम आदमी के लिए मुसीबतें जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे कि रिंग रोड पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी पानी ही पानी इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। पानी का फ्लो रुकता हुआ फिलहाल जो है वो अभी नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें राजघाट पर, जहां पर आप समझेंगे कि किस तरीके से पानी का जो फ्लो है वो लगातार बढ़ रहा है इन इलाकों के अंदर। आज पूरे देश में दिल्ली की बाढ़ की चर्चा हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि यमुना नदी का पानी दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमुना नदी का पानी पहले इसी लाल किले की दीवार को छुआ करता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे यमुना नदी सिकुड़ती चली गई वैसे वैसे दिल्ली का नक्शा भी बदलता चला गया, और इस नदी के सीने पर इंसानों ने नई नई और बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, सड़कें और पुल बना दिए, और यह सोच लिया कि अब यमुना नदी अपना स्थान यानी अपना घर छोड़ चुकी है। लेकिन आज जब यमुना अपने पुराने अस्तित्व में लौट आई, अपने पुराने घर में लौट आई, और यमुना का पानी आज वहीं तक पहुंच गया जहां आज से 200 वर्ष पहले होता था, तो लोग इसे बाढ़ बता रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि यमुना नदी का पानी इंसानों के इलाके में नहीं आया, बल्कि इंसान यमुना नदी के इलाके में आकर बसना शुरू हो गए, और आज यमुना इसी बात की याद आपको दिला रही है। मुगल शासक शाहजहां ने वर्ष 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया था, और तब इसके एक साल बाद 1639 में यमुना के किनारे लाल किले का निर्माण करने के लिए एक खास जगह का चयन किया गया था। उस समय जिस स्थान पर लाल किले की अंतिम दीवार बनाई गई थी, उस दीवार से यमुना नदी का किनारा लगता था। लेकिन बाद में यमुना सिकुड़ती चली गई और नदी के क्षेत्र पर इंसानों का कब्जा या कह लीजिए अवैध कब्जा होता चला गया। पिछले 60 वर्षों में यह अतिक्रमण सारी सीमाएं लांघ चुका है, और यहां बात सिर्फ अतिक्रमण की नहीं है। यमुना के सिकुड़ने के बाद जहां पहले कभी नदी का पानी बहा करता था, उस इलाके में अलग अलग सरकारों ने स्टेडियम बना दिए, पावर प्लांट्स बना दिए, सचिवालय बना दिए, मेट्रो स्टेशंस बना दिए, मेट्रो यार्ड बना दिया, बहुत सारे रिहायशी इलाकों को बसने की इजाजत दे दी, यानी पूरे के पूरे शहर यमुना के घर में बसा दिए। जहां यमुना बहा करती थी
जहां यमुना का पानी होता था, उस पानी को पीछे करके, यमुना को पीछे धकेल कर हमने अपने शहर बसा दिए। लेकिन कहते हैं कि इंसान अपनी बनाई गई सीमाओं को भूल सकता है, लेकिन नदी अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखती है, अपने इलाके और अपने घर को हमेशा याद रखती है। और जिस दिन वो तय कर लेती है तो वो उस इलाके में घुसने से उसे कोई रोक नहीं पाता, और इंसान बेबस होकर देखता रहता है। और आज भी वही हो रहा है। आज इंसान बेबस होकर देख रहा है कि कैसे यमुना वापस अपने घर लौट रही है, वापस जो उसके इलाके पर इंसान ने कब्जा कर लिया था, उस इलाके पर यमुना वापस आ गई है। तो बहुत सारे लोग तो आज हैरान हो रहे हैं देखकर कि यमुना का पानी लाल किले के दीवार तक कैसे आ गया। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं, कई सौ वर्ष पहले तक यमुना का पानी यहीं तक हुआ करता था। जब लाल किले का निर्माण हुआ तब यमुना का पानी लाल किले की दीवारों को छूता था। उसके बाद इंसान ने यमुना को पीछे धकेलना शुरू किया और धकेलते धकेलते यमुना को बहुत दूर जाकर छोड़ दिया, और यमुना को एक छोटा सा नाला बनाकर छोड़ दिया गया। और नाला बनाने के बाद यमुना का जो इलाका था उस पर इंसानों ने अपनी बस्तियां बसा ली, सड़क बना दिए, पुल बना दिए, जमीनें बेचनी शुरू कर दी और पैसा कमाना शुरू कर दिया। यह इंसान का लालच था। आज तो आप यह समझ लीजिए कि इंसान जो हैं, लोग जो हैं, वो यमुना के घर में घुस गए थे। आज यमुना का पानी लोगों के घर में वापस घुस गया तो लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला एक एक्सप्रेसवे है जिसे DND कहते हैं। इस एक्सप्रेसवे से जाते वक्त आपको यमुना नदी के डूब क्षेत्र के पास, यानी जो यमुना नदी का निचला इलाका है जिसे रिवर बेसिन कहते हैं, उसके पास ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग्स दिखाई दे जाएंगी जो यमुना नदी के सीने पर कब्जा करके बनाई गई है। और आज जब इन जगहों पर नदी का पानी पहुंच गया है तो यहां रहने वाले लोग कह रहे हैं कि यमुना नदी ने उन्हें बर्बाद कर दिया। असल में इन्होंने यमुना नदी पर अवैध कब्जा किया। यमुना नदी के क्षेत्र को, उसके सीने को काटकर अपने मकान बना लिए। और आज जब यमुना नदी अपने इलाके को वापस ले रही है तो सबको तकलीफ होती है। अगर यमुना नदी ना होती तो दिल्ली का कोई अस्तित्व नहीं होता। NCR की तो बात ही भूल जाइए। वही यमुना नदी जिसको दिल्ली में लोग कोस रहे हैं कि वो दरवाजे तक आ गई है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। दिल्ली का कंस्ट्रक्शन यमुना नदी के दरवाजे तक आ गया है। हमारे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं, ये जामिया का ओखला का इलाका है, और आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में बहुमंजिली इमारतें जो हैं वो डूब क्षेत्र में बनी हुई हैं, जिन्हें फ्लड प्लेन्स कहते हैं। नदी में जब बाढ़ आती है तो पानी सबसे पहले डूब क्षेत्र में जाता है और उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाता है। वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। 1978 के बाद से अब तक क्या सबक मिला है? दिल्ली में पुलिस रही है, सरकार रही है, सिस्टम रहा है, म्युनिसिपैलिटी रही है, लेकिन ये हुआ कैसे है ये सब कुछ आपके सामने है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, और अगर नदी को हम इस तरीके से रोकेंगे, उनका गला घोटेंगे, तो वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना करके वापस से अपनी जमीन को रिक्लेम कर लेंगे। और यही हो रहा है दिल्ली के साथ। दिल्ली में सिर्फ यही इलाका नहीं, तमाम ऐसे इलाके हैं। मदनपुर खादर है, वजीराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, जहां पर तमाम कॉलोनियां इलीगल तरीके से बसा दी गई हैं। बिल्कुल नदी के मुंह पर आकर के जब कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है तो जो डूब क्षेत्र था वो पूरी तरीके से कब्जा लिया गया है। यही स्थिति बनाई गई है जिसकी वजह से आज जो कोसा जा रहा है नदी को, अगर ढंग से कंस्ट्रक्शन होता, अगर सब कुछ प्लानिंग से होता, तो ये स्थिति दिल्ली की नहीं होती। आगरा का जो फोर्ट है वो अकबर बादशाह ने बड़ा किया था और बनाया था, तो और शाहजहां के वक्त तक वो तंग होने लगा, क्योंकि जो नोबिलिटी आती थी, जो अमीर उमरा आते थे दरबार में, उनके लिए जगह ज्यादा चाहिए थी। अच्छा, प्रोसेशंस निकालने होते हैं, जुलूस निकलते थे सड़कों पे, तो उसके लिए सड़कें तंग थी। तो शाहजहां ने ये तय किया, और उनका हमेशा से विजन बहुत ज्यादा बड़ा था, तो उन्होंने ये तय किया कि अपनी जो राजधानी है उसको हम दूसरी जगह ले जाएंगे। तो उस वक्त 2 शहर थे इनके दिमाग में, एक तो लाहौर और एक दिल्ली। लेकिन दिल्ली का इंतखाब इसीलिए हुआ क्योंकि ये नदी के किनारे था, क्योंकि नदी के पास है तो ये एक तो आना जाना जो आवाजाही होती है वो आसान है, क्योंकि आप नदी के बोट से जा सकते, उसे कश्तियों जा सकते। तो आप ये कह लीजिए कि यमुना नदी दिल्ली वालों से बहुत नाराज है, और पहले तो दिल्ली वालों ने कई 100 वर्षों तक यमुना के घर को उजाड़ दिया, उसके इलाके पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, यमुना के सीने को चीर कर
अपनी बिल्डिंग्स बना ली, और आज यमुना जब अपने इलाके को वापस लेने के लिए आई है तो लोगों को परेशानी हो रही है। अब देखिए, आज से पहले जो सबसे बड़ी बाढ़ आई थी दिल्ली में वो 1978 में आई थी, और कल भी हमने आपको ये दिखाया था और आज भी। इन दोनों तस्वीरों में 1978 की तस्वीर देख लीजिए और 2023 की तस्वीर देख लीजिए, आपको क्या अंतर समझ में आता है। सिर्फ गाड़ी का मॉडल बदल गया है। अब ये एम्बेसडर गाड़ी नहीं आती, अब नई गाड़ियां आ गई हैं, अब टेस्ला का जमाना आ गया है, लेकिन बाकी सब कुछ आपको वैसा ही नजर आएगा जैसा 1978 में था। पहले भी लोग पानी में डूबते हुए, किसी तरह संघर्ष करते हुए, अपना सामान अपने कंधे पर उठाकर, अपने बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर इस बाढ़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी 2023 में भी कुछ नहीं बदला है। इसका मतलब यह है कि 78 से लेकर 2023 तक हमारे देश में जो सरकारें रहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया या मामूली काम किया है। और आज भी दिल्ली की स्थिति वैसी ही है। आज भी दिल्ली में अगर 2 दिन बारिश हो जाए तो इतना पानी भर जाता है। ड्रेनेज की कोई व्यवस्था आज भी दिल्ली में नहीं है। निचले इलाकों में अवैध कब्जा करके कॉलोनी बना दी गई है। जब ये निचले इलाकों में जब पानी भर जाता है तब सरकारों को समझ में आता है कि इन लोगों का क्या किया जाए, और इन्हें कहीं भी शिफ्ट करने के लिए आज सरकारों के पास कोई सुरक्षित स्थान तक नहीं बचा। अब आपको दिल्ली के पास नोएडा की एक तस्वीर दिखाते हैं। नोएडा में सेक्टर 135 की तस्वीरें देखिए। यह भी ऐसा सेक्टर है जो यमुना के बहुत करीब है, और देखिए कि यहां कितना पानी भर चुका है। अब ये वो इलाके हैं जहां गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, अब यहां आपको नावों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये अब ऐसे इलाके हैं जहां शायद हम लोगों को ये सलाह देंगे कि अगर आपके पास एक गाड़ी है तो अब दूसरी गाड़ी खरीदने की बजाय अपने घर में एक कार रखिए और एक नाव रखिए। जिस दिन सड़क सूखी हो उस दिन गाड़ी से जाइए, और जिस दिन बारिश इस तरह की हो उस दिन नाव चलाकर आप अपने काम पर जा सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों को आज हम ये कहना चाहेंगे कि अगर दिल्ली में रहना है तो एक एक नाव खरीदकर अब अपने घर में आपको रख लेनी चाहिए। गाड़ियां अब काम नहीं आएंगी। आपको चांद दिखा दिया आज हमने, आपको भारत की जमीन दिखा दी जो डूबी हुई है। अब आपको फ्रांस लेकर चलते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की दिल वाली दोस्ती और डील वाली दोस्ती दोनों ही पूरी दुनिया ने देखी। पिछले 75 वर्षों में आज दूसरी बार ऐसा हुआ है जब फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में भारत के प्रधानमंत्री को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया। इससे पहले वर्ष 2009 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था। लेकिन आज की तस्वीरें और भी ऐतिहासिक हैं और भी ज्यादा स्पेशल हैं। आज भारतीय वायुसेना के 3 रफाल लड़ाकू विमानों ने इस परेड के दौरान फ्लाई पास्ट किया, और भारत की तीनों सेनाओं के कुल मिलाकर 269 सैनिकों ने भी इस परेड में हमारा जो मशहूर गीत है सारे जहां से अच्छा और कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर मार्च पास्ट किया। और इस दौरान सारे जहां से अच्छा की धुन वहां गूंज रही थी। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मंच से भारतीय जवानों की सलामी ले रहे थे और उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। अब आप ये शानदार तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली की नहीं है, भारत की नहीं है, फ्रांस की हैं, पेरिस की तस्वीरें हैं।
फ्रांस की ये बेस्टिल डे परेड दुनिया की सबसे पुरानी मिलिट्री परेड्स में से एक है। बेस्टिल का अर्थ उस जेल से है जहां 18वीं शताब्दी में उन कैदियों को बंद करके रखा जाता था, कैद करके रखा जाता था जो राजशाही सत्ता के खिलाफ थे, बगावत करते थे। वर्ष 1788 में जब फ्रांस में सूखा पड़ा और आम लोग भूखा मरने लगे तो इसके बाद फ्रांस में क्रांति का एक नया मंच शुरू हुआ और फ्रांस के उस समय के राजा किंग लुई द 16 के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह के तहत सबसे बड़ा हमला 14 जुलाई 1789 को पेरिस की बेस्टिल जेल पर हुआ, जहां भीड़ ने हमला करके 7 कैदियों को छुड़ा लिया और इस तरह आम लोगों ने अपनी ताकत से राजा के इस तिलिस्म और उसकी जेल की दीवारों को चकनाचूर कर दिया। और तभी से बेस्टिल जेल की इस घटना को फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। और ऐसे मौके पर जब फ्रांस भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करता है तो इसका मतलब यह है कि फ्रांस अपने राष्ट्रीय गौरव के क्षण को भारत के साथ साझा करना चाहता है, भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ साझा करना चाहता है। इसके अलावा फ्रांस ने पहली बार किसी भी भारतीय को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहते हैं। यह उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कल जब पेरिस के एलिसी पैलेस यानी वहां के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक प्राइवेट डिनर रखा गया तो उस दौरान राष्ट्रपति मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, जो फिर से भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इससे पहले यह सम्मान बहुत कम लोगों को मिला है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II, उनके पुत्र और ब्रिटेन के मौजूदा राजा किंग चार्ल्स III और जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मर्केल को ही यह सम्मान इससे पहले मिला है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी अब इस एलीट क्लब, जो बहुत छोटा सा क्लब है, अब उसमें शामिल हो गए हैं। इससे पहले सिर्फ इतने दुनिया के नेताओं को, सिर्फ 4 और दुनिया के नेताओं को यह सम्मान दिया गया है। आज ये 2 तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। एक तस्वीर कल की है जब प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा था, और एक तस्वीर 30 वर्ष पुरानी यानी वर्ष 1993 की है जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस गए थे और वहां उन्होंने एफिल टावर के पास खड़े होकर यह तस्वीर खिंचवाई थी। आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। 90 के दशक में जब प्रधानमंत्री मोदी किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, एक आम नागरिक की तरह फ्रांस गए और आईफिल टावर के सामने उन्होंने यह तस्वीर खिंचवाई। तब शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन वो इसी देश में आएंगे और इस देश का सर्वोच्च सम्मान इसी शहर में उन्हें दिया जाएगा। तो ये तो आपने दिल वाली दोस्ती देखी दोनों नेताओं के बीच। इसके बाद अब आपको भारत और फ्रांस की डील वाली दोस्ती के बारे में भी बताते हैं। दिल तो मिल गए, लेकिन डील भी हो रही है। भारत और फ्रांस के बीच 2 बहुत बड़े रक्षा सौदों पर सहमति बनी है, जिनमें एक डील राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर है और दूसरी डील स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेकर है, यानी एक पनडुब्बी और एक हवाई जहाज। वर्ष 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील की थी और तब ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए थे। लेकिन अब भारत फ्रांस से जो राफेल फाइटर जेट्स खरीद रहा है उसे राफेल एम यानी राफेल मरीन कहते हैं। ये फाइटर जेट्स भारतीय नौसेना के लिए होंगे, जिन्हें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। और फिलहाल इन दोनों युद्धपोतों पर MiG-29 लड़ाकू विमान तैनात हैं। लेकिन भारतीय नौसेना को राफेल फाइटर जेट मिलने से समुद्र पर चीन का जो प्रभाव है वो उसे हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे और चीन को जरूर इस डील से बहुत परेशानी होगी। हालांकि इन विमानों की डिलीवरी से पहले 2 से 4 राफेल फाइटर जेट्स ट्रेनिंग के लिए भारत पहले ही भेज दिए जाएंगे, जिन्हें अलग अलग युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा और फिर हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो पायलट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग यहां पर की जाएगी। दूसरी डील 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेकर है, जिनका निर्माण
पूर्व में हुई एक डील के तहत अब भारत में ही होगा, यानी ये मेड इन इंडिया होगा। ये पुरानी डील 6 पनडुब्बियों को लेकर हुई थी, जिनमें 5 पनडुब्बियों का उत्पादन हो चुका है और ये दोनों डील लगभग 90,000 करोड़ रुपए की होंगी। यानी पनडुब्बी और फाइटर जेट्स की जो डील हमने की है, जो कुल मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को एक और प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत वो अपने सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया है। इस एयरक्राफ्ट इंजन को सैफ्रॉन कहते हैं। आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले भारत और अमेरिका के बीच भी एक ऐसी ही डील हुई थी, जिसमें अमेरिका ने पहली बार दुनिया के किसी देश को अपने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमति दी थी। लेकिन यह टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर है, यह भी 100% नहीं था। लेकिन फ्रांस अपने एयरक्राफ्ट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो चुका है। भारत के ऐसा करने के पीछे एक वजह यह भी है कि फ्रांस अपनी नंबर 2 की पोजीशन खोना नहीं चाहता, जिस पर फिलहाल अमेरिका की नजर है। अब यह नंबर 2 की पोजीशन कौन सी है? फ्रांस आज भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और फ्रांस चाहता है कि उसकी यह पोजीशन बरकरार रहे। कैसे? भारत दुनिया में सबसे ज्यादा 45% हथियार अपने रशिया से खरीदता है, अपने 29% हथियार फ्रांस से खरीदता है, इसलिए फ्रांस नंबर 2 पर है, और 11% हथियार भारत अपने अमेरिका से खरीदता है। यानी अमेरिका अब इस सूची में तीसरे नंबर पर है और फ्रांस दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब अमेरिका फ्रांस और रशिया की जगह लेना चाहता है। अमेरिका देखता है, जानता है कि भारत हथियारों का सबसे बड़ा बाजार है, हम हथियारों के पूरी दुनिया में सबसे बड़े खरीदार हैं, इसलिए अमेरिका चाहता है कि इस बाजार पर उसका कब्जा हो जाए, हम सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदें। फ्रांस भी यही चाहता है और चाहता तो रशिया भी यही है। इसलिए फ्रांस हमें बहुत अच्छी डील दे रहा है ताकि फ्रांस के साथ हमारा हथियारों का जो व्यापार है वो और बढ़ता चला जाए और फ्रांस कम से कम नंबर 2 पर बना रहे। हालांकि यहां आज बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि भारत आखिर इतने हथियार खरीद क्यों रहा है? हम दुनिया के सबसे बड़े खरीदार हैं हथियारों के, क्या करेंगे इतने हथियारों का? पिछले 5 वर्षों में भारत ने 1,97,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। लगभग समझ लीजिए 2 लाख करोड़ रुपए के हथियार हमने खरीदे हैं। और हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ भी 3 बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की डील के अलावा एक डील जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर है। इसके अलावा भारत ने रशिया से भी S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, यह डील 44,000 करोड़ रुपए की हुई थी। और इजराइल से भी भारत ने 880 करोड़ रुपए की 16,000 लाइट मशीन गन्स खरीदी हैं। यानी भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है और कोई भी देश हथियारों की खरीद पर तभी इतना पैसा खर्च करता है जब वो युद्ध की परिस्थितियों में हो या फिर उसे ऐसा लग रहा हो कि युद्ध होने वाला है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा भी नहीं है कि हम कोई या तो इस समय युद्ध लड़ रहे हैं या युद्ध की परिस्थितियों में हो। तो सोचिए फिर हम इतने हथियार आखिर क्यों खरीद रहे हैं? इसका एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमारा जो 2 फ्रंट है, एक फ्रंट है हमारा पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट है हमारा चीन, और दोनों तरफ से हमें खतरा है। चीन की तरफ से हमारा खतरा पहले के मुकाबले बहुत बढ़ चुका है, पाकिस्तान की तरफ से हमारा खतरा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से बहुत सारे देश अब अस्थिर हो रहे हैं। श्रीलंका बहुत अस्थिर हो रहा है, पाकिस्तान बहुत अस्थिर हो रहा है, नेपाल की स्थिति इस समय ठीक नहीं है, और इस समय भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां भारत का रक्षा के मामले में मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। और एक और जो चिंता की बात है वो ये कि हमारे जो 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, एक चीन और एक पाकिस्तान, ये दोनों एक टीम की तरह खेल रहे हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिले हुए हैं, जो और भी ज्यादा चिंताजनक बात है। और भारत को अक्सर ये चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों मिलकर एक दिन भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र या युद्ध छेड़ दें। इसलिए भारत को तैयार रहना होगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि यह डर तो हमें पहले भी था, हम जानते थे कि चीन पर विश्वास नहीं कर सकते और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो भी हम हथियार नहीं खरीद रहे थे। इसका कारण है बदली हुई व्यवस्था, बदली हुई राजनीतिक व्यवस्था, बदली हुई सरकार, नए प्रधानमंत्री। रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार और राजनीति की वजह से पहले की सरकारें हथियार खरीदने से बहुत डरती थी और इसकी वजह से सेना को आधुनिक हथियार मिल नहीं पाते थे। कई वर्षों तक भारत की तीनों सेनाएं इसकी वजह से बहुत प्रभावित रहीं।
लेकिन अब भारत अपनी सेनाओं को सशक्त बना रहा है और हम इतने हथियार इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हम अपग्रेड कर रहे हैं अपनी सेनाओं को और हम मिग लड़ाकू विमानों के दौर से निकलकर अपनी सेनाओं को अब और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। इससे पहले हमारे देश में जो हथियारों की डील होती थी उस सब में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ करता था, ये राजनीतिक मुद्दा बन जाता था। अब जो डील्स हो रही हैं वो क्लीन डील्स हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, इसके बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसे जॉइंट स्टेटमेंट कहते हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं, प्राकृतिक सहयोगी हैं और दोनों देश आने वाले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में फ्रांस भारत के साथ है, जबकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अलग अलग क्षेत्र में भारत बहुत बड़ी शक्ति अब बन चुका है। और दोनों ने क्या कहा अब आप सुन लीजिए। आत्मनिर्भर भारत, इसमें फ्रांस एक अहम पार्टनर है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में भारत में नई टेक्नोलॉजी के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर बात करेंगे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, साइबर, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हम नए इनिशिएटिव्स की पहचान कर रहे हैं। भारत के बारे में प्रधानमंत्री जो बहुत बड़ा सपना देखते हैं वो है मेक इन इंडिया का सपना, यानी भारत अपनी सारी टेक्नोलॉजी, अपने सारे हथियार, सब कुछ भारत में बनाए। और यूरोप के जैसे फ्रांस जैसे जो देश हैं वो भारत को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में बहुत मदद कर रहे हैं। अमेरिका भी अब भारत को मेक इन इंडिया में बहुत मदद कर रहा है और अब भारत जितने भी देशों से डील कर रहा है वो मेक इन इंडिया के लिए कर रहा है। इसीलिए ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स अब हमारे देश में हो रहे हैं। यूरोप के देशों में फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जो भारत का दोस्त और पार्टनर या कह लीजिए भाई सब कुछ है। पुरानी दोस्ती है और बहुत ही विश्वास वाली दोस्ती है। वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और इसके बाद अमेरिका के दबाव में यूरोप के ज्यादातर देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, तब फ्रांस अकेला ऐसा देश था जिसने कहा था कि वो भारत पर ना तो कोई प्रतिबंध लगाएगा और ना ही इस बात को मानेगा कि भारत को हथियारों की सप्लाई रोक देनी चाहिए। यानी तब फ्रांस ने हमारा साथ दिया। फ्रांस की इस दोस्ती से भारत को यह समझ में आया कि यूरोप में ब्रिटेन के साथ साझेदारी बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है कि फ्रांस के साथ दोस्ती की नई शुरुआत की जाए और यही हमने किया। और इसके लिए तब भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता हुआ जिसे आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी 6 बार फ्रांस जा चुके हैं और इस बार तो भारत का यूपीआई भी फ्रांस पहुंच चुका है। कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि अब भारत के लोग जो पर्यटक हैं फ्रांस में भारत के यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे और इसकी शुरुआत पेरिस के आईफिल टावर से ही होगी। तो अगली बार जब आप फ्रांस जाएं तो आपके फोन में जो यूपीआई है, जो आपके पास ऐप है, आप यूपीआई के जरिए फ्रांस में पेमेंट कर सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी आपके लिए यह है कि आज आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के जिस सतीश धवन सेंटर से इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, वहां 1960 के दशक में पहला लॉन्च पैड विकसित करने में फ्रांस ने ही भारत का सहयोग किया था। आज यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा भारतीय मूल के 5 लाख लोग फ्रांस में ही रहते हैं और भारत के 10,000 युवा इस समय फ्रांस में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए पोस्ट स्टडी वीजा 5 साल का अब कर दिया गया है। तो यह भी एक बड़ा फैसला है। हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात के मेहमान से आपका परिचय कराते हैं और वो हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनका जो मैंने इंटरव्यू किया है उसके कुछ अंश अब आप देखिए। हु इज द रियल फॉरेन मिनिस्टर? असली विदेश मंत्री आप हैं या मोदी जी हैं? See, I would say आपका सवाल जो है एक किस्म से गलत है। असली मंत्री में सोच किसकी, विजन किसकी, स्ट्रेटेजी किसकी, वो अलग सवाल है। तो मैं कहूँगा
विजन जो है वो उनका है। पिछले 9 साल में जो विदेश नीति है उसमें हम प्रधानमंत्री मोदी की एक अलग छाप देखते हैं, एक स्टैंप दिखाई देती है अलग से, जिसमें ऐसा लगता है कि भारत अब अपनी शर्तों पर काम करने के लिए तैयार है और उसके लिए अगर आप किसी को नाराज भी करना चाहें तो आप कर देते हैं, अपनी बात स्टर्नली आप रखते हैं। ये जो कन्विक्शन है ये कैसे आया? देखिए, देश भी बदल गया है, प्रधानमंत्री भी बदल गए और विदेश नीति तो फिर स्वाभाविक है, तो विदेश नीति भी बदलेगा। जिस दिन आप व्हाइट हाउस में जाने वाले थे उस दिन सुबह बराक ओबामा ये इंटरव्यू दे देते हैं। अब ये चांस की बात है या प्री प्लान्ड है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसी दिन उनका ये इंटरव्यू आया और उन्होंने ये बात कही। फिर व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेस उसी का एक्सटेंशन वाला सवाल भी पूछ लेता है। इज इट ऑल हैपनिंग बाय चांस और इट्स बाय डिजाइन? लोगों को लगा कि ये विजिट बहुत सक्सेसफुल होगा, कि सचमुच भारत और अमेरिका के बीच में ये एक किस्म से टर्निंग पॉइंट है। जो कहा गया, मुझे लगता है कि जिन को हो सकता है कि उनके लिए वो उतना कंफर्टेबल नहीं, तो उन्होंने जो कहा ना तब कह दिया। आर यू अ रिमोट कंट्रोल्ड मिनिस्टर? माने रिमोट मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में? आई वुड से आई एम अ मेंबर ऑफ अ टीम, but I am a minister who has one great advantage. मेरी पूरी जिंदगी जो है इस मिनिस्ट्री में कटी। जब बिलावल भुट्टो गोवा में आए थे SCO समिट में और आपने उनसे हाथ नहीं मिलाया, ज़्यादा बात नहीं की और आपने उनको ऐसे करके पोलाइटली जाने के लिए कह दिया। जब आप किसी इवेंट पे आते हैं तो आप उस इवेंट, उसकी अपनी एजेंडा होती है, आप उस विषय पे रहते हैं। अब वो आए SCO मीटिंग पे और वो बात करने, क्योंकि उनके इंटरव्यू वगैरह थे, और वो गए किसी और लेन में। समवन हु इज मिसयूजिंग एन ओकेजन शुड नॉट लेट इट पास। क्या POK भी आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है? POK भारत का हिस्सा है। क्या आप उसको लेने के लिए कोई डेडलाइन है हमारे पास कि हम POK को लेंगे, अपना दावा पेश करेंगे? सुधीर जी, इसमें शुरू से हमारी पोजीशन बहुत स्पष्ट है। ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी आप जानते हैं इसमें, तो देयर इज अ नेशनल पोजीशन ऑन दिस। चुनाव प्रचार में आपके खिलाफ एक नैरेटिव चलेगा या विपक्ष के लोग एक बात जरूर कहेंगे, वो ये कि पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए और चीन से डर गए। भारत की पब्लिक जानेगी कि दोनों झूठ हैं। दोनों झूठ हैं कि अगर आप आज देखें, पाकिस्तान के हालात देखें, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी देखें, दुनिया के आतंकवाद पे, अगर आज दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक विचारधारा है, ये कैसे बना? ये पश्चिमी देशों ने तो नहीं बनाया। चीन के बारे में मैं बहुत क्लियरली मैं आपको कहूँगा, और मैं पहले भी कह चुका कि जो हमारे जो अग्रीमेंट जो थे 93 के 96 के, चीन ने उसका उल्लंघन किया है। भारत की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है चीन के बॉर्डर पे उस संख्या में है जो हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इस इंटरव्यू की 3 खास बातें हैं। डॉक्टर S जयशंकर का इतना बेबाक इंटरव्यू इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। दूसरी बात, डॉक्टर S जयशंकर का हिंदी में यह पहला ऐसा इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने हिंदी में जमकर बात की है, और जो लोग सोचते हैं कि वो अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात करते हैं, वो ये भी देख पाएंगे कि वो हिंदी भी उतना ही अच्छा बोलते हैं। और तीसरी बात ये कि ये टेलीविजन पर उनका सबसे लंबा इंटरव्यू है, और इसीलिए हमने इस इंटरव्यू को 2 भागों में बांटा है। इस इंटरव्यू का पार्ट 1 आप शनिवार रात 9 बजे देख पाएंगे आज तक पर, और इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा यानी इंटरव्यू का पार्ट 2 आप रविवार को रात 9 बजे देख पाएंगे। इसलिए बहुत ही खास, बहुत स्पेशल इंटरव्यू है। और अगर आपकी विदेशों को लेकर रणनीति में, डिप्लोमेसी में अगर आपकी रुचि है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति क्या है, आप जानना चाहते हैं, तो आपको यह इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। भारत और फ्रांस के बीच जो नई डील हुई है उस पर मेरी सहयोगी और हमारी AI एंकर सना का भी विश्लेषण आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। Bonjour, vous regardez Agitac et je suis Sana, la présentatrice de l'IADA Agitac.
Le Premier ministre Modi a annoncé que l'Inde et la France se sont mises d'accord sur un mécanisme de paiement UPI, permettant aux touristes indiens d'effectuer des paiements en roupies. Il a en outre partagé que les étudiants indiens poursuivant des études de maîtrise en France seront désormais éligibles pour un visa post-études à long terme de 5 ans. Un nouveau consulat sera également ouvert à Marseille, avec une statue de Saint Thirouvaluvar qui sera installée en France. और हमेशा याद रखें, सफलता को कभी अपने सिर पर न चढ़ने दें और असफलता को कभी दिल में न उतरने दें।